हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो एक स्टूडेंट्स ने पूछा है कि एक पार्टिकुलर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो आइए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम आपको एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट क्या है उसको मैं बताऊंगा। तो आइए लिखते हैं, इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए NO प्लस हाफ O2 चेंज टू NO2। इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे नोट किया जाएगा। These are two reactant, these are product। तो मैंने बताया था किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय हमें जो है मुख्यतः तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के टर्म में नोट करते हैं। दूसरी बात जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप किसी भी टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, दोनों ही इक्वल होते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करें या प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है। क्योंकि जितनी स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है उतने ही स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट से भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंटेनिंग रिएक्शन है, जिसमें जो है इस तरह के कोफिशिएंट लगे हुए हों यहाँ पर, तो उस कोफिशिएंट से जो है कंसंट्रेशन में, चाहे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इस रिएक्शन के लिए जो है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन नोट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो निगेटिव साइन लगाते हैं। जैसे मैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO अपॉन चेंज इन टाइम, इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे। अगर इसके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या करेंगे, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम। ये भी एक रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पे एडिशनल साइन माइनस ऐड कर लेंगे। और बट इसमें जो एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है, तो इस 1/2 से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 में डिवाइड करते हैं। तो इसको जो है 1/2 करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है 2/1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ कंसंट्रेशन नोट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट पॉइंट की रेट ऑफ रिएक्शन जो है चाहे रिएक्टेंट के टर्म में लिखें या प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं, दोनों ही टर्म में इक्वल्स होते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड यूज किया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखा जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है एवरेज रेट। एवरेज रेट। सेकेंड मेथड है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, और जो थर्ड मेथड होता है इनिशियल रेट होता है, इनिशियल रेट। तो ये 3 मेथड जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके यूज किए जाते हैं। 3 मेथड से जो है रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि एवरेज रेट क्या होता है। कंसीडर रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट। एक रिएक्शन जो है रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इस रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे और इस रिएक्शन के लिए इनिशियल रेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ चेंज इन concentration, change in concentration of reactants or product at a certain interval of time। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एट ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज रेट इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के टर्म में माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये जो है आपका एवरेज रेट है। इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिसमें एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसके लिए एवरेज रेट इक्वल क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन जानना चाहते हैं एवरेज रेट, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज रेट होगा। अब एवरेज रेट को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफ के मेथड से एवरेज रेट कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं
ग्राफिकली अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, टाइम और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड थिंग्स, अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो उससे जो है हम एवरेज रेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों ही पॉइंट्स जो है न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच प्लॉट खींचते हैं। तो सबसे पहले जो है ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर टाइम इंक्रीज हो रही है, इधर जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एबव इंक्रीज हो रहा है, इधर टाइम इंक्रीज हो रही है। जब टाइम इक्वल 0 है, समय 0 है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, यानी और नॉट है, यानी जो रिएक्टेंट होगा वो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन होगा, अभी रेट स्टार्ट नहीं हुआ। तो टाइम इक्वल 0 होने पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं, उसको आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे तो इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेगा, एक कर्व लाइन रिप्रेजेंट होगी, जैसे इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एंड फाइनली स्टॉप व्हेन कंसंट्रेशन एंड। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लोली क्या होता है, चेंज होता रहता है और कांस्टेंट हो जाता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एंड होता है, यानी फाइनली रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो टी टाइम पर अगर हम लेट कर लेते हैं कि टी1 टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, R1 है। अब रिएक्शन को हम जो है स्टार्ट कर देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो आफ्टर टी टाइम यानी T2 टाइम पर जो है रिएक्शन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो कंसंट्रेशन अगर हम लेट कर लेते हैं R2, ये T1 समय पर जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, कुछ समय बाद यानी T2 समय पर जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 लेट कर लेते हैं। तो एवरेज रेट क्या होगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट्स के बीच हमें रेट बताना है। रिएक्शन रेट जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, फाइनली यहाँ पे स्टॉप हो गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, एबव कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और इस पॉइंट्स पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका जो कर्व है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो है एवरेज रेट क्या है, T1 टाइम से लेकर के T2 समय तक रिएक्शन का क्या रेट है, यानी एवरेज रेट इक्वल, ये जो है चेंजिंग इन कंसंट्रेशन माइनस टर्म लिखेंगे, रिएक्टेंट के टर्म में माइनस साइन यूज करते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम क्या है,
T2 माइनस T1, तो यहां से यहां के बीच डेल T की चेंजिंग है। R2 माइनस R1 जो चेंजिंग है वो यहाँ पर कितनी है, डेल R की चेंजिंग है। तो ये आपका जो है एवरेज रेट है, यानी इस रेट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस R2 का कंसंट्रेशन ऑफ माइनस R1 का कंसंट्रेशन अपॉन T2 का T2 माइनस T1। तो ये इस तरह से ये जो है आपका एवरेज रेट हुआ। किसी रिएक्शन का जो एवरेज रेट ग्राफ के मेथड से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसी रिएक्शन के लिए जो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो है प्लॉट करते हैं, ये जो है आपका टाइम है, टाइम इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो है आपका जो है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एबव इंक्रीज हो रहा है वाई एक्सिस पे, और टाइम जो है एक्स एक्सिस पे। अब जो होता है टाइम इक्वल 0 है, जब समय 0 होता है तो उस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, यानी उस समय जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हम कुछ समय छोड़ देते हैं तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो अब ये टी टाइम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। बट आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होने लगेगा। तो पहले जो है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कर्व प्लॉट होगा, इस तरह का एक कर्व आपको मिलेगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन यानी प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर रेट ऑफ रिएक्शन का एक कर्व ऑब्टेन होता है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अब हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे। एट T1 टाइम पर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो जो है P1 है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, P1। एट T2 टाइम पर प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है P2 होगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। T1 से T2 समय पर जो है, T1 समय पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है T2 टाइम पर जो है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, P2 है। अब इस ड्यूरेशन में T1 से T2 के टाइम इंटरवल में जो है एवरेज रेट कितना है, तो इसको अब कैलकुलेट करने के लिए इसको अगर हम इसको यहां से मिला देते हैं तो ये जो चेंजिंग होगी वो डेल टी होगी, और ये जो चेंजिंग है यहाँ पर जो चेंजिंग होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की चेंजिंग होगी, ये डेल पी है, पी का कंसंट्रेशन है। तो एवरेज रेट इक्वल क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इक्वल प्रोडक्ट के टर्म में एवरेज रेट इक्वल प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये आपका जो हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। अगर इसको हम फाइनली एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा और, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आर यानी P2 का कंसंट्रेशन माइनस P1 का कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरह से जो है आप जो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज रेट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में आप एवरेज रेट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई कि ये जो है एवरेज रेट जो है मैकेनिकल वर्क के लिए जो है यूज किया जाता है। किसी रिएक्शन के टर्म में एवरेज रेट जो है सुटेबल नहीं है, क्योंकि देखिए एवरेज रेट में जो है T1 से T2 टाइम के बीच रेट कांस्टेंट होता है। रेट क्या बता रहा है कि कांस्टेंट होगा। T1 से लेके T2 के बीच जो एवरेज रेट होगा वो मोस्टली कांस्टेंट होगा। बट आप प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रोडक्ट के टर्म में भी चेंज हो रहा है और रिएक्टेंट के टर्म में भी चेंज हो रहा है। तो यह मेथड जो है एवरेज रेट जो है रिएक्शन के टर्म में, रिएक्शन के रेट ऑफ टर्म में सुटेबल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है किसी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए सुटेबल होता है। तो नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इस पार्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर हम रेट जानना चाहते हैं कि इस टी टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इस टी टाइम पर इस पॉइंट्स पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है एवरेज रेट से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट्स पर रेट कैलकुलेट करने के लिए जो है आपको इंस्टेंटेनियस रेट यानी डिफरेंशियल रेट यूज करना होगा। इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशियल रेट भी कहा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट कैसे राइट किया जाता है, जो कि जो रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, एवरेज रेट से बेटर होता है। इंस्टेंटेनियस रेट चेंज इन कंसंट्रेशन of any one of the reactants or products. Change in concentration of any one of the reactants or product at a particular moment of time। यानी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में, नॉट इंटरवल ऑफ टाइम,
इंटरवल ऑफ टाइम नहीं, एक निश्चित पॉइंट्स में। पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन थोड़ी सी बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी। देखिए, इन डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कैलकुलस में जो है आपको जो है पढ़ाया जाएगा कि व्हेन डेल टी इज स्मॉलर and approach to be 0। कह रहे हैं कि जब आपका टाइम इज वेरी स्मॉलर, आपका डेल टी जो है बहुत कम है, एंड अप्रोचेज टू बी 0 और 0 की तरफ यह बढ़ रहा है, तो इस टर्म को लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये लिमिट डेल टी टेंड टू 0। जब ये डेल टी जो है चेंजिंग इंटरवल जो है 0 के करीब है यानी बहुत कम है, तो उस सिचुएशन में जो है आपका डेल आर का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी को है इस तरह से लिख देते हैं, डी आर कंसंट्रेशन अपॉन डी टी के टर्म में लिखा जाता है। यानी आपको ये लिमिट डेल टी टेंड टू 0 रिएक्टेंट के टर्म में है, तो ये वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। ये भी रिएक्टेंट के टर्म में है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। इसी तरह से प्रोडक्ट के टर्म में भी आप नोट कर सकते हैं, चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। प्रोडक्ट के टर्म में चेंजिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब इसको अगर हम लिमिट डेल टी चेंज टू 0 यानी स्मॉल बहुत कम चेंजिंग है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यानी इसको जो हम चेंज कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंड टू 0। तो ये वैल्यू जो है रिप्लेस कर देंगे, यानी ये जो रेशियो है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, डी पी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, यानी डेल पी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। अब आते हैं हम कि इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल रिएक्टेंट के टर्म में जो है डेल आर का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेल पी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी। तो इस तरह से आप जो है किसी रिएक्शन के लिए जो है इंस्टेंटेनियस रेट राइट कर सकते हैं। यानी यह जो है किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पर जो है किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो आइए हम ग्राफ के मेथड से इंस्टेंटेनियस रेट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो आइए देखते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी फर्स्ट ग्राफ हम जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच खींच सकते हैं।
प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड जो है आपका जो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच प्लॉट करते हैं, तो एक आपका इंस्टेंटेनियस रेट का एक कर्व ऑब्टेन होगा। जैसे आपको यहां पर हम वाई एक्सिस पर जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो है इंक्रीज हो रहा है, यह एक्स एक्सिस पर जो है हम टाइम को मेजर करते हैं, टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो इंस्टेंटेनियस रेट का जो ग्राफ आएगा वो एक कर्व टाइप इस तरह से आएगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी चेंज इन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। T इक्वल 0 है तो उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो उस समय का जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट को और नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो है इंस्टेंटेनियस रेट जो है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होता है, वैसे वैसे जो है आपका इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या होता है, चेंज होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे, अगर इस पॉइंट्स पे हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे यानी आपको जो है टी टाइम पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इस पॉइंट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंट लाइन की हेल्प से एक ग्राफ खींचते हैं, उसके हेल्प से जो है आप जो है इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं। अब इस पॉइंट्स पर जो है एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मीन्स जो होता है टचिंग, टचिंग एक लाइन खींचते हैं उस पॉइंट से, नॉट इंटरसेक्ट, उस लाइन को जो है कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट से टच करके ड्रॉ करनी चाहिए। यानी टेंजेंट लाइंस को इस पॉइंट से टच करते हुए ड्रॉ करेंगे। यानी टेंजेंट लाइन जैसे इस पॉइंट्स पे, अगर हमें इस पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरह से टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि ये कर्व को बाइसेक्ट नहीं करना चाहिए। टेंजेंट लाइन जो है इस पॉइंट से को टच करते हुए ड्रॉ करनी चाहिए इस तरह से। ये भी नहीं, इस तरह से भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं होती है कि जो 2 पॉइंट्स है इस कर्व को, इस 2 पॉइंट्स को टच करते हुए ड्रॉ नहीं होती है, ये केवल 1 पॉइंट्स को, कर्व के 1 पॉइंट्स को टच करते हुए टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाती है। तो आइए हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लिए, तो इस पॉइंट पे इस रेट ऑफ रिएक्शन को ही इंस्टेंटेनियस रेट करते हैं, यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा वही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस होगा। तो इस स्लोप को इस तरह से जो है हम बाइसेक्ट कर दे रहे हैं। इस पॉइंट से, तो ये आपका जो थीटा एंगल हुआ, तो ये जो है अपोजिट साइड है, ये जो है एडजेसेंट साइड है। तो आपका जो है टेंजेंट के लिए कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल क्या होगा, रिएक्टेंट के टर्म में जो है माइनस लिखेंगे, चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये स्मॉल चेंजिंग है, अपॉन डी टी। यानी आप इस पॉइंट्स पे जो है
आपका जो है चेंज इन कंसंट्रेशन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। टाइम इंटरवल भी क्या है, बहुत कम है। तो उस ड्यूरेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल आर कंसंट्रेशन से। और डेल टी क्या है, वेरी स्मॉल टाइम है, बहुत पार्टिकुलर मोमेंट पे जो है चेंज इन कंसंट्रेशन को ही रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। यह इंस्टेंटेनियस रेट जो है इक्वल जो होता है स्लोप के इक्वल होता है। अब ये स्लोप क्या है, जो ये टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है इस पॉइंट्स पर, वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। रिएक्टेंट के टर्म में ये स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि ये क्या हुआ, डाउनवर्ड चल रहा है, नीचे की ओर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच अगर इंस्टेंटेनियस रेट जानना चाहते हैं तो आइए कैसे ड्रा करते हैं। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। तो t इक्वल 0, जब टाइम 0 होता है तो उस समय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 होता है, क्योंकि उस समय नहीं है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है, क्योंकि टाइम इक्वल 0 है। लेकिन जैसे ही टाइम इंक्रीज होती है रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में आना स्टार्ट हो जाता है, यानी धीरे धीरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। सेम उसी तरह से रेट चेंज होने लगती है, इंक्रीज होने लगता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी इंस्टेंटेनियस रेट इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट का जो ग्राफ आएगा वो ये इस तरह से एक कर्व आएगा, इस टाइप से। अब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट का ये कर्व ग्राफ है प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। अगर हम किसी पॉइंट्स पे, अगर इस पॉइंट्स पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन जानना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है इस पार्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो यह पार्टिकुलर पॉइंट सपोज कर लेते हैं टाइम टी है। इस टाइम टी पर ये जो पार्टिकुलर पॉइंट्स है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट लाइन जो है टच करते हुए ड्रा करनी है। तो एक हम टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट्स को टच करते हुए ड्रा कर दिए। अब ये लाइन कितनाओं भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेंजेंट लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो इस पॉइंट से या यहां से भी हम ड्रा कर, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, यहां से भी आप, जैसे मैंने इसको यहां से आगे बढ़ाया, इस पॉइंट पे आया, फिर जो है मैं इसको या इस पॉइंट से भी नीचे आ सकता हूं या यहां से भी आ सकता हूं। मैंने इस पॉइंट्स को यहां पे नीचे आया, ठीक है। अब इस पॉइंट से इधर की ओर बढ़ेंगे, इस पॉइंट से टच करते हुए इधर बढ़े तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, यानी आपका ये tan थीटा हुआ। तो इस tan थीटा की ये अपोजिट, आपका जो अपोजिट साइड हुआ ये एडजेसेंट साइड, तो ये टेंजेंट लाइन हुआ। अब इस टेंजेंट लाइन में जो ये जो चेंजिंग है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट्स में वो क्या होगी, dt होगी। इस पॉइंट्स पे जो चेंजिंग होगी वो क्या होगी, dt होगी। ये स्लोप पॉइंट्स है, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। वो dt टाइम पर क्या कंसंट्रेशन चेंजिंग होगी, रेट क्या होगा, यानी इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन चेंजिंग होगी वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर, इस लाइन को हम इस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन
लाइन की ओर लाते हैं और फिर इस पॉइंट्स को भी हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से। तो जो यहां पर जो चेंजिंग होगी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में, वो क्या होगी, डी पी का कंसंट्रेशन, यानी स्मॉल चेंजिंग इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे। यानी dt टाइम में, यानी स्मॉल चेंजिंग टाइम में जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंजिंग भी क्या होगा, d होगा, यानी स्मॉल चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पॉइंट्स पर जो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे नोट करेंगे, यानी रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के टर्म में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डी पी का कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन dt, ये इक्वल क्या होगा, स्लोप के इक्वल होगा। यानी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और यह स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये अपवर्ड है, ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा। और रिएक्टेंट के टर्म में जो टेंजेंट लाइन क्या हो रही है, नीचे की ओर ड्रा हो रही है, यानी जो इंस्टेंटेनियस रेट डाउनवर्ड है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, अपवर्ड है। तो यहाँ पर स्लोप आपका पॉजिटिव होगा और यहाँ पे स्लोप आपका निगेटिव होगा। तो आपका जो है स्लोप को मेजर करके ही हम इंस्टेंटेनियस रेट मेजर कर सकते हैं। अब एक पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए जो इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे डेल वर्ड जो हमने यूज किया है, ये सिंबल यूज किया है, इसका मीनिंग क्या हो, ये लार्ज चेंजिंग होता है, लार्ज चेंज। ये क्या होता है, लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एवरेज रेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो डी जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, यानी ये स्मॉल चेंजिंग है। ये क्या है, स्मॉल चेंजिंग है, जो कि हम इंस्टेंटेनियस रेट में यूज करते हैं। इनिशियल रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट at start of the reaction, यानी t इक्वल 0। इनिशियल रेट जो है इंस्टेंटेनियस रेट ही होता है जब टाइम इक्वल 0, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिस समय टाइम जो है 0 होता है, उस समय के इंस्टेंटेनियस रेट को ही इनिशियल रेट कहा जाता है। इनिशियल रेट जो है रिएक्टेंट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपका ग्राफ इस तरह से आता है। ये टाइम है, ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ये t इक्वल 0। अब इस टाइम 0 है, तो इस टाइम पर जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो इनिशियल कंसंट्रेशन और नॉट है। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या होता है, एक कर्व ऑब्टेन करते हैं इस टाइप से। तो इस पॉइंट्स पे जब t इक्वल 0 है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो इस पॉइंट्स पे जो स्लोप होगा, अगर इस पे टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और उस
टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्टेंट होगा। इनिशियल रेट इज इक्वल टू द नेगेटिव स्लोप ऑफ कर्व ऑफ concentration of reactant with respect to time t equal 0। यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म में इनिशियल रेट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। इनिशियल रेट इज इक्वल टू द निगेटिव स्लोप ऑफ द कर्व। निगेटिव जो स्लोप होगा ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इक्वल 0। अगर यही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के टर्म में इनिशियल रेट डिफाइन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, इनिशियल रेट इज इक्वल टू द, अब यहां पर निगेटिव स्लोप नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो गया। यानी पॉजिटिव स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इक्वल 0। यानी प्रोडक्ट के टर्म में अगर आप नोट करना चाहते हैं इनिशियल रेट, तो यहां पर जो है t इक्वल 0 है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये टाइम। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है t इक्वल 0, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो इंस्टेंटेनियस रेट का एक कर्व ऑब्टेन होगा। लेकिन जो इस पॉइंट्स पे t इक्वल 0 होगा और इस पॉइंट्स पे जो कर्व ऑब्टेन होगा, कर्व का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, इनिशियल रेट होगा। इनिशियल रेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट लॉ। यानी रेट लॉ डिटरमाइन करने में इनिशियल रेट का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपने जो है सीख लिया कि एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है और इनिशियल रेट क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे।